बाद में बात करिए बेटा, बोलना नहीं। इंटर में आ गए बेटा, अब तो तुम बड़े हो गए, और कितने बड़े होगे, इससे भी बड़े होने के प्लान है। देखिए, आशीष क्लासेस के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस सेशन में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आई थिंक कल हम लोग वेक्टर की ये 10.1 एक्सरसाइज शायद फिनिश कर चुके हैं, ठीक है। 10.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमें और लिखाने हैं, उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे। हेड डालेंगे सदस्यों का संरेख सिद्ध करना। देखो, सदस्यों को संरेख सिद्ध करना, सदस्यों को संरेख सिद्ध करना, सदस्यों को संरेख सिद्ध करना। सदस्यों को संरेख सिद्ध करना। पहली एक्सरसाइज शायद फिनिश कर चुके हैं, अगली एक्सरसाइज। ओके लाली, देखें पहली एक्सरसाइज कल हम फिनिश कर चुके हैं, दूसरी बता रहे हैं, ठीक है बेटा। तो पहले संरेख का अर्थ समझ लेते हैं। इन्हें कॉलोनियर पॉइंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलिनियर पॉइंट। तो क्या हम कैसे प्रूफ करते हैं कॉलोनियर पॉइंट्स को? अगर समझा जाए, अगर हम हाई स्कूल आधार पे बताएं, तो जब आप हाई स्कूल में थे तो हमने आपको ऐसे समझाए थे कि अगर तीन बिंदुओं को एक सीधी रेखा में संरेख सिद्ध करना है तो हम त्रिभुज का एरिया लगाते थे, है ना। उसका एरिया 0 आता था तो हम कहते थे तीनों बिंदु समरेख है, लेकिन वो ज्यामिति विधि का प्रयोग से था। आज हम वेक्टर मेथड का यूज कर रहे हैं, है ना। ये कौन सा मेथड है? वेक्टर मेथड। तो जो भी प्रक्रियाएं करेंगे वे हम सदिश विधि से करने का प्रयास करेंगे। ओके लाला, तो इसी प्रश्न को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए मैं बोलता हूं वो लिखना है। देखिए, जब 3 या 3 से अधिक सदस्यों को, जब 3 या 3 से अधिक सदस्यों को संरेख सिद्ध करना हो, समरेख या संरेख सिद्ध करना हो, तो इसके लिए एक स्वेच्छ राशि लैम्डा या म्यू या के इस प्रकार से लेते हैं, इस प्रकार से लेते हैं कि इसका मान कांस्टेंट प्राप्त हो, अचर प्राप्त हो, एवं निम्न शर्तों का पालन करेंगे, एवं निम्न शर्तों का पालन करेंगे, निम्न शर्तों का पालन करेंगे, निम्न शर्तों का पालन करेंगे। देखते हैं कैसे पालन करते हैं। हम लोग यहां समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये 3 सदिश ले लिए हैं। पहला सदिश ले लिया है वेक्टर ए, है ना। ये पहले कोई पॉइंट था, ये पहला पॉइंट था ए, और पॉइंट से बिंदु सदिश बना लिए। आपके सर ने कहा था पहले बिंदु होता है, बिंदु के बाद क्या बनाते हैं? बिंदु सदिश। और बिंदु सदिश में क्या करते हैं? अक्षों के एकांक सदिश से गुणा कर देते हैं, आई से, जे से और के से, बताए थे हम आपको। तो कोई बिंदु ए था, ए से बिंदु सदिश बना लिया वेक्टर, वेक्टर ए बोलेंगे या वेक्टर ओ ए बोलेंगे, दोनों बातें एक ही। ओके लाला, ओ फॉर ऑरिजिन है यहाँ पर, मूल बिंदु के सापेक्ष है। अगला कोई बिंदु है बी, अगला कोई बिंदु क्या है? बी। इस पर बिंदु सदिश बना लिया वेक्टर बी, या इसको वेक्टर ओ भी बोलेंगे। उसी प्रकार से एक और बिंदु ले लिया हमने सी, और इस पर एक बिंदु सदिश कार्य करेगा वेक्टर सी या वेक्टर ओ सी काम करेगा। अब ये प्रश्न ये रहता है कि अगर ये तीनों ही बिंदु एक सीधी रेखा में है तो इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो बच्चे हाई स्कूल में थे और हमने उनको बताया था कि बाय द वे अगर 3 बिंदुओं को सीधी रेखा में संरेख सिद्ध करना है बेटा, ये कॉलोनियर शब्द का प्रयोग हम वहीं से करते हैं जहां दोनों और तीनों ही एक सीधी रेखा में। तो प्रश्न ये बनता है कि हाई स्कूल में जब आप थे तो हमने आपको बताया था 1,2 हो, 3,4 हो, 5,6 हो। अगर इनको कॉलोनियर हमें सत्यापन करना है तो सत्यापन करने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का मान 0 आता था, और कह देते थे इनसे कोई भी आकृति बनेगी नहीं त्रिभुज की। जब कोई आकृति नहीं बनेगी तो बेसिकली उसका एरिया 0 हो जाएगा। तो वहां हम ऐसे कर लेते थे।
लेकिन अब हम वेक्टर मेथड का यूज कर रहे हैं। अब हम कौन सी मेथड का यूज कर रहे हैं? वेक्टर मेथड का। तो वेक्टर मेथड में हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि पहले आपको ए बी निकालना पड़ेगा, पहले आपको ए बी सदिश निकालना पड़ेगा। हम यहाँ पर ए बी सदिश निकालेंगे, और ए बी सदिश की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बता चुका हूं। ये टर्मिनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है। तो हमने कहा था कि बी की पीवी माइनस ए की पीवी, ये हम आपको करना सिखा चुके हैं। बी की पीवी माइनस ए की पीवी, इस प्रकार से हम ए बी निकाल लेंगे। इज दैट क्लियर? उसी प्रकार से क्या हम बीसी निकाल सकते हैं? बिल्कुल, हम बीसी भी निकाल सकते हैं। तो बीसी का मान क्या निकल के आएगा? सी की पीवी पोजीशन वेक्टर और माइनस बी की पोजीशन वेक्टर, है ना, बी की पीवी। इसी प्रकार से हम एसी भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? एसी भी निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? सी की पीवी माइनस ए की पीवी। तो प्रश्न ये बनता है कि जब हमने ये सब कंस्ट्रक्शन कर ही लिया, जब हमने स्ट्रक्चर बना ही लिया, तो संरेख की कुछ शर्तें हैं, संरेख की कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन ये कहती है कि ए बी बराबर, देखो, ए बी बराबर लेमडा ए सी वेक्टर, ये भी किया जा सकता है। देखो, ए से लेकर बी तक की दूरी का परिमाण और फिर है ए से लेकर सी तक की दूरी का परिमाण, ये दोनों कैसे निकल कर आ रहे हैं? वेक्टर के रूप में बराबर प्राप्त हो रहे हैं। जहां ये लेमडा जो है ये एक स्वेच्छ राशि है, ये कांस्टेंट राशि है, अचर राशि है। यहाँ स्वेच्छ राशि की जगह हो सकता है, ये अचर राशि की जगह यहाँ कुछ भी मान आ सकता है, ये अचर राशि है। तो अगर इस कंडीशन को ये फॉलो करेंगे, फॉलो अनुसरण करेंगे, तो इस जो हमारा कंस्ट्रक्शन बनेगा, ये हमारा ये कॉलोनियल पॉइंट्स बनेंगे। मैं आपको करके दिखाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। ए बी कैसे निकालेंगे? बी की पीवी माइनस ए की पीवी। ए सी कैसे निकालेंगे? सी की पीवी माइनस ए की पीवी। और जहां ये लैम्डा अचर राशि है, इसे कैरी कर लें थोड़ा सा, लिखें थोड़ा सा। जहां लैम्डा क्या है? अचर राशि। लिख लो जल्दी से फास्ट। ए बी बराबर लैम्डा ए सी। इसमें एक और बात एडिशनली, एक बात और रुक जाए। मान लो ये तीन सदिश एक साथ दे रखे हैं, मान लो दो सदिश, पहला सदिश व दूसरा सदिश संरेख है। उसने कहा कि संरेख, ये कैसा है? संरेख। तो आप कुछ नहीं करना, पहला सदिश बराबर लैम्डा इंटू दूसरा सदिश, लैम्डा इंटू इसका यूज कर। और तीन है तो मैंने बता ही दिया कि तीन के अनुसार कैसे निकालेंगे। पहले ए बी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे। ये तीनों हमने ए से ही क्यों लिए, इसका भी रीजन है। देखो, पहले हमने ए से लेके कहां तक लिया है? बी तक लिया है। फिर हमने कहां से लिया? ए से लेके सी तक लिया है। मतलब अगर ये एक सीधी रेखा में होंगे तो ये सदिश का और इस सदिश का मान दोनों बराबर आएंगे, लेकिन एक अचर स्थिति जरूर आएगी। अचर स्थिति का मान कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 माइनस जो भी है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब कुछ इसमें ये केस है इसके। यदि हम कह सकते हैं लेमडा का मान प्लस प्राप्त हुआ, लेमडा का मान अगर कैसा, चलो इसको मैं बाद में लिखूंगा, पहले इतना लिख लो, इतना बना लो, फिर मैं आगे बढ़ाऊं। अच्छा, एक इतना रिकॉल करा है मुझे, मैंने वो करा दिए हैं कि कोई त्रिभुज समबाहु कब होता है, विषमबाहु क्या होता है, समद्विबाहु कब होता है ना, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है ना, ये समकोण कब होता है, कोई क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज वर्ग कब होता है, आयत कब होता है, समचतुर्भुज कब होता है, समान चतुर्भुज कब होता है, ये करा दिया है ना मैंने। ये सब लिखा दिया है कि नहीं लिखाया? बात ना करे, दिवाली का मौका है, बात ना करे। दिवाली पे वैसे भी अच्छे अच्छे विचार आने चाहिए, है ना। जो त्योहार होते हैं वो किस लिए आते हैं? एक संस्कृति है। त्योहार किस लिए आते हैं समाज में, बता सकता है कोई? अगर आध्यात्मिक कारण देखा जाए तो इस दिन एक प्रण लिया जाता है कि अब ये जो हमें बुराई है इसका हम त्याग कर देंगे, परित्याग कर देंगे। ये अध्यात्म का एक कारण है। अगर सामाजिक कारण देखा जाए तो मेल मिलाप की भावना का और विकास हो, इसलिए त्योहार आते हैं। ये सामाजिक कारण है, वो आध्यात्मिक कारण था।
अब एक स्वच्छता से संबंधित भी कारण है, एक घरों की साफ सफाई हो जाती है, ये भी एक कारण है, ये भौतिक कारण है ये इसका। लेकिन इन कारणों का मतलब कोई नहीं है, सबको को ऐसे दिए जलाने हैं, बात अलग हो गई। फिलहाल इतना समझ में आ चुका है, अब आगे बढ़ा। ठीक है, नंबर 3, इस पे एक और हैज की बात करते हैं। हम एक और आपको बात समझाने का प्रयास करते हैं। हाँ, इसका एक एग्जाम्पल सिखाएं क्या, हम आपको एग्जाम्पल सिखाएं। ये 3 सदिश दिए जाएंगे, इन 3 सदिशों के अनुसार ए भी निकाला करेंगे, ए सी निकाला करेंगे। कोई बच्चा हमसे पूछ सकता है इनको ही क्यों लिया गया है, अगर ये बिंदु एक सीधी रेखा में है तो पहले ए भी निकलेगा, बी की पी भी माइनस ए की पी भी, और फिर इसी बिंदु से क्या निकलेगा, सी निकलेगा। तो ये सब दूरियां एक ही सीधी रेखा में तो आएंगी। देखो ए से बी लिया है, फिर हमने ए सी सी लिया है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सी बिंदु है, बी बिंदु है, ए बिंदु एक सीधी रेखा में है। लेकिन ये कब, जब इनकी दूरियां बराबर आए, दूरियां बराबर आएंगे उस दौरान हम कह देंगे ये एक हमारी सदिश रेखा, यानी ये हमारी एक ही सीधी रेखा में। अब यहाँ पर ये वैल्यू कैसे आती है, की बात ये मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। तो फिलहाल अभी हमें ऐसा लगता है कि शायद इतना समझ में आ चुका है लाला। अब एक और प्रश्न की बात करते हैं। मैं आपसे ये कहने का प्रयास करता हूं, यदि कोई सदिश वेक्टर ए है, यदि कोई सदिश वेक्टर ए है, कितना सदिश है, वेक्टर ए, इस पर m परिमाण का बल कार्य करता है, m परिमाण का बल कार्य करता है, m परिमाण का बल कार्य करता है, बल कार्य करता है। तो कार्य करता है तो इसकी अंतिम स्थिति का मान कैसे निकल के आएगा, तो इसका अभीष्ट सदिश कितना निकल कर आएगा, तो अभीष्ट जो सदिश निकल कर आएगा वो निकल के आएगा, कह रहा है परिमाण इंटू एकक सदिश, परिमाण इंटू एकक सदिश। एकांक सदिश क्या होता है, कोई सदिश बटे सदिश का मापांक, कोई सदिश बटे सदिश का मापांक। तो कितना हो जाएगा ये लाली, ये हो जाएगा m इंटू ए कैप, m इंटू ए कैप, और ए कैप क्या होता है, एनी वेक्टर अपॉन देयर मॉड। ये हमारा अभीष्ट सदिश बाहर निकल कर क्या निकल के आएगा, अभीष्ट सदिश। एक बात ये हो गई, ये हम आपको बेसिकली पहले ही बता चुके हैं। अगला हैज के बारे में बात करते हैं। अगली हैज हम तुमसे ये बताने का प्रयास करते हैं, मान लेते हैं कोई सदिश दिया है वेक्टर ए बराबर a1 i कैप, a2 j कैप और a3 k कैप। इसमें मैं स्केलर की बात करता हूं, इसमें ये हमारी जो हमारी कह सकते हैं स्केलर राशियां अदिश राशियां हैं, तो अदिश राशियों की बात करता हूं तो अदिश ये है, a1 है, a2 है, a3 है। यार बात मत कर, a1 है, a2 है और a3, ये हमारी अदिश राशियां। ये कौन सी राशियां, अदिश। उसी प्रकार से अब मैं सदिश गुणांकों की बात करता हूं, अब मैं सदिश गुणांकों की बात करता हूं तो मैं तुम्हें इसकी बात करूंगा, ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये हमारा सदिश है। a1i ये हमारा सदिश है, a2j ये हमारा सदिश है, a3k हमारा सदिश है। इज दैट क्लियर, इन सभी को कैरी कर उतारो फास्ट। ये अदिश है, ये अदिश है, जो गुणांक होते हैं वो स्केलर होते हैं, और जो a1 के साथ i का कंपोजिशन है ये सदिश है। उतार लो अदिश सदिश के बारे में, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, अदिश स्थितियां। यार बात क्या करता है, बात नहीं क्या करता है, हमें बता दे यार, हम भी बात करें सुबह सुबह। एक अदिश स्थिति है और एक ये सदिश स्थिति, इसी घंटे में बात मत किया। a1 है, a2 है, और फिर सदिश स्थितियां कितनी हैं, यार तुम पहले समझते हो, जान उतारो अदिश और सदिश, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर चलिए xi निकालो 10.2। ईमानदारी से अगर कहा जाए तो उन्हें बहुत सारे सवाल आपने करे होंगे, अगर समझे होंगे। एक मैंने बल त्रिभुज का योग का नियम सिखा दिया, बल त्रिभुज के योग का नियम, उसमें अदिश और सदिश मान के अभी लिखा है नहीं, चलो एक और लिख लो, हेड डालो बल त्रिभुज का नियम, इसको उतारने के बाद वैसे ईमानदारी से देखा जाए तो सब 11th उसका है, 11th का है ना, सीखे होंगे अदिश सदिश के बारे में।
जो हम पूछे वही नहीं बता पाते। उस दिन हमने कल एक शब्द कहा था, ये कूलाम अदिश राशि की सदिश राशि, तो बता ही नहीं पाए। कहाँ बताई, सबने एक ने बताया पाई बस। ये सब सदिश बता रहे थे, और मैंने पूछा था कूलाम का नियम क्या होता है, तो बता ही नहीं पाया। बता दिया था, तो हो सकता है मैंने और कहीं पूछा हो। है ना, बल त्रिभुज का नियम, बल त्रिभुज का नियम। अरे वाह, परिवर्तन हो रहा है। आज तक उतारना बोल दे, तब सही बोल रहे हैं। गांव में बोलते छाप रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अब फिर क्या बोलने लगे, उतार रहे हैं। अब क्या नहीं, आगे जाके हम बोला करें मेंशन कर लो, और ज्यादा होशियार हो जाओगे। हैं, चलिए लिखिए बल त्रिभुज का नियम। हमें ये ताज्जुब होता है कि तुम्हें सदिश सदिश राशियों के बारे में अंतर नहीं मालूम। ये बहुत बड़ी बात है, जबकि फर्स्ट ईयर का टॉपिक। अब विश्वास मानिए, है ना। हमने कल कौन पूछा तो भी नहीं बता पाए, है ना। और एक बच्चा पीछे से हमसे पूछ रहा था कि कौन सर कैसे हैं, तो हमने कह रहे वाह, ये तो बड़ा अच्छी बात कर दी। इससे झलकता है कि हम कितने पानी में, है ना। लेकिन एक कहावत है कि अपनी चीजों को कोई देखना नहीं चाहता, है ना। तो नहीं देखना चाहते तो हम भी दिखाना नहीं चाहते। आ जाइए, क्या नाम, बल त्रिभुज का नियम। हेडिंग रहेगी बल त्रिभुज का नियम, बल त्रिभुज का नियम, या इसको सदिश योग का नियम भी कहते हैं, सदिश योग का नियम। तो सदिश योग का नियम या बल त्रिभुज का नियम, दोनों बातें एक ही। पहले समझ लेते हैं क्या होती है, पहले समझते हैं फिर आगे बढ़ते। हम आपको आज ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब कोई से तीन सदिश ले लिए जाए, कोई सदिश ले लिए जाए एक त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं पर, यदि दो सदिश या दो सदिश हमने ले लिए, एक ले लिया, पहला सदिश ले लिया, और अगला कोई दूसरा सदिश ले लिया, एक त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं पे ले लिया, एक त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं, शांत रहे यार, बात मत कर। एक त्रिभुज की कह रहा है क्रमागत भुजाओं पर, क्रमागत का मतलब है क्रम से आने वाली। एक त्रिभुज की कह रहा है क्रमागत भुजाओं पर लगे, एक त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं पर कार्य करते हैं। कौन कार्य कर रहे हैं, दो सदिश, दो सदिश एक त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं पर कार्य कर रहे हैं। तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, इनका परिणामी सदिश होगा। कौन सदिश होगा, परिणामी। जो परिणामी सदिश होगा वो कहां से स्टार्ट होगा और कैसे स्टार्ट होगा, इसके बारे में बात करें। ठीक है, फिर दोबारा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। दो सदिश हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। वेक्टर ए ले सकते हैं, उसको वेक्टर बी मान सकते हैं। कह रहा एक त्रिभुज की कॉन्सिक्यूटिव साइड्स पर कार्य कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। मान लेते हैं ये कोई त्रिभुज रहा होगा, ये कोई त्रिभुज रहा होगा एबीसी, है ना। एबीसी कोई त्रिभुज रहा है, ए बी भुजा पर पहला सदिश कार्य कर रहा है, बीसी भुजा पर दूसरा सदिश कार्य कर रहा है। तो ये क्रमागत हो गया, देखो क्रमागत है, यहां से यूं करके चल रहा है, शायद अनुभव प्रयास करो, ऐसे करके ऐसे करके, है ना। तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर निकलेगा, जो इनका परिणामी निकलेगा, ये वहां से स्टार्ट होगा जहां से पहला सदिश बनना प्रारंभ हुआ, जहां से पहला सदिश बनना प्रारंभ हुआ। फिर एक बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यदि दो सदिश हैं, एक त्रिभुज की कॉन्सिक्यूटिव साइड्स पर एक्ट कर रहे हैं, मतलब क्रमागत भुजाओं पर कार्यरत है ना। तो इसका जो परिणामी निकलेगा, जो इनका रिजल्ट निकलेगा, परिणामी को सामान्य भाषा में आउटपुट बोलेंगे, निर्गत क्या बोलेंगे। तो ये आउटपुट जो निकलेगा वो कहां से स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा जहां से पहला सदिश बनना प्रारंभ हुआ। तो पहला सदिश कहां से बनना प्रारंभ हुआ, इसी बिंदु से। तो ये इसका क्या रहेगा, परिणामी। कौन कहलाएगा लाली, ये परिणामी सदिश कहलाएगा। इज दैट क्लियर, इसे रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। इज दैट क्लियर। तो उसी चीज को आज हम समझा रहे हैं। और जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कहां से कहां जाएगा, पहले सदिश से अंतिम सदिश की ओर, पहले सदिश से अंतिम सदिश की ओर। जो होशियार बच्चे होते हैं इसको कहते हैं सिर से सिर मिलाना, पूंछ से पूंछ मिलाना। नहीं, तुम्हें सुनकर हंसी आ सकती है, लेकिन हम बच्चों को समझाने का प्रयास करते हैं, है ना। इसे कहते हैं सिर से सिर मिलाना और पूंछ से पूंछ मिलाना। पूंछ से क्या मिलाना, पूंछ मिलाना। उदाहरण के तौर पे हम आपको समझाने का प्रयास कर सकते हैं कि एक स्थिति ऐसी भी हो सकती है
एक स्थिति आगे जाकर ऐसी भी हो सकती है, ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर है। आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक सवाल में ऐसे करके ही काम करे, हो सकता है एक क्वेश्चन में ऐसे करके भी काम कर सकता है। मान लो ये कोई ए बी साइड है, इस भुजा पे कोई कार्य कर रहा है, पहला सदिश इस पे कार्य कर रहा है, इस पे दूसरा सदिश कार्य कर रहा है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, परिणामी सदिश होगा, ये वहीं से स्टार्ट होगा जहां से पहला सदिश बनना प्रारंभ होगा। वो कहां तक जाएगा? जहां तक अंतिम सदिश पहुंचा है। ए सी बी सी, ए सी सी भी पहुंच गया तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ए बी होगा। कितना होगा? ए बी। ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर है, परिणामी सदिश। ये कौन सदिश है बेटा? परिणामी सदिश। एक स्थिति और हो सकती है यहाँ पर, अभी हमने ऐसे ऐसे करके ले लिए, एक स्थिति और हम कंडीशन कर सकते हैं यहाँ पर, तीसरी कंडीशन के अनुसार, अगर कोई एक त्रिभुज दे रखा है ऐसे करके ए बी सी, कोई सदिश दे रखा है, मान लो पहला सदिश हमने यहाँ सेट कर लिया, दूसरा सदिश हमने यहाँ सेट कर लिया, है ना, तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कहां से होकर जाएगा? बी। जहां से पहला सदिश बनना प्रारंभ होता है उसका परिणामी सदिश वहीं से बनता है। पहला सदिश कहां से बनना प्रारंभ हुआ? इस जगह से। उसका रिजल्टेंट जो वेक्टर बनेगा वो रिजल्टेंट वेक्टर इसी बिंदु से बनना प्रारंभ। अब इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर बना लिया, इसका रिजल्ट निकालने का प्रयास करते हैं। तो पहला सदिश कितना था बेटा? ए बी वेक्टर, या वेक्टर ए बी बोल सकते हैं। अगला सदिश कितना था बेटा? वेक्टर बी सी। देखो दो सदिशों का परिणामी मैंने लिखाया, दो सदिश एक ही त्रिभुज की क्रमांकित भुजाओं पर कार्य करते हैं। अच्छा, क्रमांकित शब्द का मतलब है कॉन्सिक्यूटिव नंबर, ऐसे फिर ऐसे, ठीक है लाला, यानी ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करके, फिर ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ओके बेटा, फिर ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं, फिर ऐसे ऐसे और कर सकते हैं, अगर यूं गया फिर यूं गया, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो होशियार बच्चा है वो अपने आप बता सकता है कि जो परिणामी है वो कहां काम करेगा, जो परिणामी सदिश है वो कहां काम करेगा। इसका परिणामी कहां से बनना प्रारंभ होगा? ऊपर देखो, इसका परिणामी कहां से बनना प्रारंभ होगा? इस जगह, इस जगह से। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, ये रिजल्टेंट वेक्टर। इसका परिणामी कहां से बनना प्रारंभ होगा? यहां से, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। इसका परिणामी कहां से बनना प्रारंभ होगा? इस जगह से, ऊपर से, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। इसका परिणामी कहां से बनना प्रारंभ होगा? इस जगह से। यानी कुल मिलाके हम ये कह सकते हैं कि दो सदिश अगर एक त्रिभुज की क्रमांकित भुजाओं पर कार्य करते हैं तो उनका जो परिणामी सदिश होता है वो उसी बिंदु से प्रारंभ होता है जहां से पहला सदिश बनना प्रारंभ हुआ था। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इसके साथ में कोई सी अदिश राशियां हो सकती हैं। अदिश का मतलब स्केलर क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, ए हो सकती है, बी हो सकती है, सी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ये अदिश राशियां अभी हम लोग समझेंगे, पहले अभी हम सदिशों की बात करें। इज दैट क्लियर? तो पहले इसका रिजल्टेंट समझ लेते हैं, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, जो परिणामी होगा, वो कहां से जाएगा? ए से। तो हम कह सकते हैं इसका रिजल्टेंट कितना होगा? ए सी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब जो बच्चा समझदार है वो अपने आप समझ जाएगा कि पहला सदिश कहां से बनना प्रारंभ हुआ था? ए से। तो परिणामी भी कहीं से बनेगा? ए से। और कहां तक गया था? दूसरा सदिश सी तक, तो परिणामी भी सी तक ही जाएगा। ये मैंने वैसे समझा दिया था। और जो बच्चा होशियार है इसको और सेट कर सकता है, वो ऐसे कह सकता है कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, क्या मैं इसको बेटा माइनस सी ए वेक्टर कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। अभी डायरेक्शन है ए से सी, जो दिशा का है मान वो ए से सी की ओर है। अभी हमने माइनस किए तो हो गया सी से ए की ओर। तो पहले दिशा क्या थी? ए से सी। अब दिशा क्या होगी? सी से ए। तो माइनस चिन्ह आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? इसे माइनस चिन्ह इधर भेज देंगे तो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए बराबर 0। एनडीए में एक सवाल आता है, एनडीए में क्वेश्चन आता है कि एक त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं पर 3 बल कार्य कर रहे हैं। एक त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं कितने बल कार्य कर रहे हैं? 3। तो उसका परिणामी क्या होगा? और जो बच्चा होशियार होता है वो समझ जाता है कि परिणामी 0 होगा। इसका स्ट्रक्चर क्या बनने वाला है? इसका स्ट्रक्चर फिर ऐसे बनेगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। देखने का प्रयास करना, तो बच्चा समझदार है शायद। ए बी बी सी सी ए, अगर यूं कंडीशन बनी है तो समझ जाना इसका रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा? हाँ, इसमें स्केलर राशियां जो हमारी अदिश राशियां कुछ भी हो सकती है। अदिश राशि आपसे कहेगा अदिश कितने हैं, फिलहाल अभी हम वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो फिलहाल आपको रिजल्टेंट वेक्टर समझ में आ गया। तो कोई आपसे पूछता है कि बल त्रिभुज का नियम क्या कहता है, तो आपका सीधा जवाब ये रहना चाहिए, जब दो सदिशों का परिमाण एक अक्षों पर काम करता है, और ये सब अक्षों पर भी हो सकते हैं। कहाँ हो सकते हैं? अक्षों पर। तो हमने बताया जब दो सदिश एक त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं पर कार्य करते हैं तो उनका जो परिणामी होता है उसी बिंदु से प्रारंभ होता है जहां से पहला सदिश बनना प्रारंभ हुआ था। वो कहां तक जाता है? जहां तक दूसरा सदिश गया है अंत में। देखो अंत में सी तक गया है, कहां से प्रारंभ हुआ था? तो जो होशियार बच्चा अब अपने आप कहता है इसका जो परिणामी ये होगा, कितना होगा ये, या इसका
ऐसे भी समझ सकते हैं, जो होशियार होगा वो ऐसे भी समझ सकता है। अगर हम इसका ये मतलब पोजीशन वेक्टर निकालें तो कितना निकालेंगे, बी की पीवी माइनस ए की पीवी, तो बी की पीवी माइनस ए की पीवी, जो बच्चा होशियार है वो समझ रहा है, प्लस इसकी वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा, सी की पीवी माइनस बी की पीवी। अब देखना बी की पीवी और बी की पीवी कैंसिल हो गई आपस में, बी की पीवी कैंसिल हो गई, एक माइनस का प्लस का है। अब ये क्या बचा, सी की पीवी, ऐसे लिख लेंगे सी की पीवी और माइनस ए की पीवी। अब हम अपने आप समझ गए ये कैसे लिखा गया होगा, ये ए सी लिखा गया होगा। ये क्या लिखा गया होगा, ए सी तभी तो है, सी अंतिम वेक्टर रहा होगा, मतलब टर्मिनल रहा होगा, ये इनिशियल रहा होगा, उस दौरान सी की पीवी माइनस ए की पीवी। यानी हम इसको ऐसे भी सत्यापन कर सकते। बात समझ में आई है कि नहीं आई। अब यहाँ तो रिजल्ट वेक्टर की हो गई, एक और रिजल्टेंट वेक्टर निकलेगा यहाँ पर, कोई बता सकता है इसका रिजल्टेंट वेक्टर कितना निकलेगा, परिणामी सदिश कितना निकलेगा। तो परिणामी सदिश के बारे में आपको इतना ध्यान रखना है, गौर फरमाना है, जहां से बनना प्रारंभ होगा। लेकिन मुद्दा ये बना कि सर हम पहचानेंगे कैसे, यहाँ बल त्रिभुज का नियम लग रहा है। तो बेटा एक त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं पर दो सदिश कार्य करेंगे, एक त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं पर दो सदिश कार्य करेंगे, मतलब दो सदिशों की भुजाएं एक तरफ होंगी, दो सदिशों की दिशाएं कैसी होंगी, एक तरफ। देखो शायद अनुभव कर पा रहे, इसकी एक तरफ है कि नहीं, लेकिन तुम कहो इसकी नहीं है एक तरफ, इसकी इधर है, इसकी इधर है, तो ये दो सदिश नहीं हो सकते, ये दो सदिश हो सकते, ये तो परिणामी है उसका। क्या है लाला, ये परिणामी मतलब आउटपुट है, रिजल्ट है। क्लियर, इसमें देखो, इसमें देखने का प्रयास करो, दो सदिश कहाँ काम कर रहे हैं, एक ही ओर, पहला सदिश दूसरा सदिश, इनको नहीं काउंट कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये कर रहा है ऐसे ऐसे, ये कर रहा है ऐसे ऐसे, दोनों की जो दिशाएं हैं वो एक बिंदु पर नहीं, अर्थात मतलब क्रमागत नहीं है। जब क्रमागत नहीं है तो यहाँ पर आउटपुट निकल नहीं सकता, रिजल्टेंट निकल नहीं सकता। इसका निकल सकता है, हाँ यूं करके निकाल सकते हैं, इसको ऐसे करके फिर ऐसे करके, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा कहाँ से बनेगा, यहाँ से। तो कुल मिला के आप ये समझिए, इसको हमें ये सोचना पड़ेगा कहाँ से कहाँ काम कर रहा है। पहले वेक्टर ए सी कार्य कर रहा है, फिर वेक्टर सी भी काम कर रहा है। कौन कार्य कर रहा है, सी भी। तो आउटपुट क्या निकलेगा, ए से बी, तो वेक्टर ए बी, ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर है। कौन सा है, अब बी ए को ए बी को बी ए लिख सकते हैं माइनस लगा के। इसमें आ जाओ, यहाँ कितना बनेगा, यहाँ कितना बनेगा बेटा, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ कितना बनेगा। बस देखना होता है कॉन्सिक्यूटिव साइड्स कौन सी, जो दिशाएं हैं एक तरफ दिशा किसकी किसकी है, इसकी दिशा एक तरफ है नहीं है, इसकी और इसकी एक तरफ है। इतना समझते हो कि ये ऐसे करके ये एक जैसी दिशा है, इतना तो अंतर जानते हैं ना। तो पहला कितना हो जाएगा, बीसी वेक्टर या वेक्टर बीसी, तो कितना हो जाएगा, ए सी का सी ए। दिमाग चलाओ थोड़ा बेटा, आसान है माना, लेकिन इतना भी नहीं है कि तुम ए सी को सी ए कह दो, ठीक है। ए सी को सी ए कह देंगे तो नाम है सदिश, इसमें दिशा का विशेष ध्यान रखना। सदिश मतलब हमें दिशा सहित चीजों को बताना, न तो वेक्टर का नाम ही क्यों, न तो पढ़ रहे आदेश, अभी तक था आदेश, आदेशों में कोई दिक्कत नहीं है, ए बी बोलो बी सी बोलो। हाई स्कूल का स्टूडेंट हो, उससे हम कहें कि ए बी है, तो चाहे हम ए बी बोल दें या बी ए बोल दें, क्योंकि वहां दिशा पे ध्यान नहीं दे रहे। स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशियां, अदिश में दिशा देखनी नहीं है, केवल परिमाण देखना है। क्या देखना है, लेकिन अब है सदिश, तो अब हमें ए बी बताना पड़ेगा, अब हमें बी ए बताना पड़ेगा, ठीक है। नाम ही है इसका सदिश विश्लेषण, क्योंकि सदिश के बारे में बताना दिशा सहित, मतलब परिमाण सहित। तो कुल मिला के ये सब चीजें हमें समझ में आ गई। फाइनली ये कितना हो गया, बीसी वेक्टर या वेक्टर बीसी कहाँ चला गया, वेक्टर बीसी और वेक्टर सी ए, और रिजल्ट कहाँ से निकलेगा, वेक्टर बी ए। क्या निकलेगा, अब जो बच्चा होशियार है बी ए को ए भी करके माइनस कर ला सकता है, कर सकता है नहीं कर सकता। सर आनंद आया कि नहीं आया, इसे कहते हैं सिर से सिर मिलाना, पूंछ से। हाँ कुछ समझ में आया, सिर से सिर का मतलब है, देखो ये सिर इसका कहाँ था, इसका सिर देखना, इसका सिर और इसका सिर कहाँ पहुंच गया, यहाँ, इसको भूल जा, इसका सिर कहाँ है इस पे, फिर इसका सिर कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंचा, अब फिर इसका भी सिर जाएगा यहाँ से। आप ये समझ लो कि दो सांप चले, दो स्नैक चले, दो सांप ऐसे चले, पहला सांप चल गया ये ऐसे करके, ऐसा चल गया, पहला सांप यहाँ चल गया, फिर इधर रास्ता है ऊपर चला गया। अब अगला सांप जो चलेगा वो इसी बिंदु से चलेगा, दोनों का बिल एक ही है, दोनों का बिल एक ही है, तो ये यू घूम कर आ गया यहाँ, तो इसका ये जो चलेगा यही परिणामी बनाएगा। कौन बनाएगा, इसे बोलते हैं, इसको सिर से सिर मिलाना। अरे बड़े वाले सांप का फन कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ऐसे घूम के आया, अब इसका भी फन कहाँ जाएगा, वहीं तो जाएगा, इसलिए बोलते हैं सिर से सिर को मिलाना, पूंछ को मिलाना, टेल क्या बोलते हैं,
ये तो जानते हैं, हेड टू हेड एंड टेल टू टेल, जानते हैं? वो टेल होती है कि टेल होता है? तो बहुत से आ रहा, वो चित्तपट्टी की टेल होती है ना? अब ये तो है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या अंतर है टेल और टेल? एक ही है दोनों? अरे दोनों एक ही, अलग है? ठीक, आपको मुबारक। उतार, आनंद आया? आनंद आया? बल त्रिभुज का नियम नहीं समझ में आया? मैं बोलूंगा सो लिखना है, तब लिखना है। लेकिन जब एक त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं पर, जब एक त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं पर दो सदिश कार्य करते हैं, जब एक त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं पर दो सदिश कार्य करते हैं, तो उन दोनों सदिशों का परिणामी, तो उन दोनों सदिशों का परिणामी उसी बिंदु से प्रारंभ होता है जहां से पहला सदिश प्रारंभ हुआ है। जब एक त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं पर दो सदिश कार्य करते हैं, जब एक त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं पर, मम्मी ने इमला अच्छे से लिखवाई ना, मम्मी ने लिखवाई तो करते, मेरी माँ ने बड़ा इमला अच्छे से लिखवाई, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? नहीं, मैं किसी का कोई गलत नहीं कह रहा हूँ, इमला लिखना भी एक कला है, फास्ट लिखना है ना। पीछे कुछ बच्चे होते का, तो का ही करते रहे, वो आगे बढ़ जाएगा। इस समय का इतना फास्ट प्रयोग कर रहे हैं लोग, तुम पीछे रह जाओ, का करोगे? इतना कहाँ बोल रहा हूँ, आराम से बोल रहा हूँ, 3 बार तो बोल चुका हूँ। जब एक त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं पर दो सदिश कार्यरत होते हैं, एक ही बात है, कार्यरत होते हैं, लगे होते हैं ना, कहो नहीं सर पहले गलत बोला था, सेंस देखो ना, करो ना उसका। जब एक त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं पर दो सदिश कार्यरत होते हैं, लगे होते हैं, तो उनका परिणामी उसी बिंदु से प्रारंभ होता है जहां से पहला सदिश बना था, जहां से पहला सदिश बना था। देन, और उसकी दिशा, और उसकी दिशा पहले से अंतिम की ओर होती है, हेड टू हेड एंड टेल टू टेल। ठीक है लाली, अब उतार लो, उधर वाला रफ कर दूं, हटा दूं, साफ हटा दूं, अधिस सदिश, ये तो हो चुका ना। तुम लोग वास्तव में बहुत होशियार, तुम लोग को पढ़ा के आनंद आ जाता है। क्या आ जाता है? आनंद आ जाता है। आनंद कुछ नहीं, असल में मसला ये है कि आप लोग इस प्रकार देखिए, अच्छा स्टूडेंट मालूम है कौन होता है? अच्छा स्टूडेंट होता है जो क्यों शब्द का यूज करता है। क्यों? हमने कह दिया कि एक त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं पर 3 बल कार्य करते हैं, तो उसका आंसर 0 आता है, परिणामी 0 आता है। अब सामान्य जो बच्चा होगा वो तो अपने आप कहेगा कि 0 क्यों होता है ना? और नॉर्मल, अरे चलने दो, जो होगा 0 नहीं होगा, कुछ सोच के ही कहा होगा। वो सॉरी, स्पेशल बच्चा होगा वो तो क्यों का शब्द का यूज करेगा, और नॉर्मल कहेगा अरे सही है जो चल रहे। बात बहुत पकड़ता है ये मेरी, नॉर्मल असामान्य उतार लिया। तो मेरी स्पीड ज्यादा तेज हो गई क्या? ऑनलाइन में फास्ट बोलना पड़ता है, नहीं इतनी देर तुम्हें कोई न देखे, वो आगे बढ़ जाएगा सब स्किप करके। स्किप जानते हो? चलिए एक्सरसाइज निकालो, बहुत टाइम हो गया। तो रास्ते में तुम हमें कहीं मिल जाया करेंगे, तो हम आपसे बल त्रिभुज का नियम, एकांक सदिश, परिणामी सदिश, रिजल्टेंट वेक्टर, है ना, अदिश और सदिश, है ना, का क्रम विनिमय नियम, है ना, और संरेख की स्थिति और परिणामी की स्थिति, ये सब पूछा करें कभी भी। अच्छों के इकाई सदिश,
एकांक सदिश बताए थे, कभी रास्ते में मिल जाया करो तो हम पूछ लिया करें। तुमने करी नमस्ते, हमने पूछी बल त्रिभुज करनी है। अच्छा हंसने की बात क्या, अच्छा अगर हमें आता है तो हम कहीं बता सकते हैं, और नहीं आता तो वही वाली बात हो जाएगी, है ना, जिसके बारे में बोल नहीं सकते। चलो आगे से ध्यान रखें, ठीक है विशाल। एक्सरसाइज निकालें 10.2, 10.1 खत्म करा। आ जा, कुछ फास्ट फास्ट करा रहा हूं क्या? ठीक है। आर फॉर क्या है? आर फॉर, अच्छा जब आर कह रहा हूं तो रिजल्टेंट ही कहो, तो परिणामी ना पूछ लेता। पाफ और परिणामी है, संधि विच्छेद बहुत अच्छा करते। उस दिन हम एक बच्चे को बता रहे थे कि अंग्रेजी पढ़ोगे तो गधा बन जाओगे। क्या बन जाओगे? क्योंकि ए से एप्पल और जेड फॉर जेब्रा क्या होता है? वो गधे की प्रजाति है, समझ रहे हो, होता गधा ही है। और आ से क्या होता है? अनार, अनपढ़ होता है। चलो अनपढ़ मान लेते हैं। और ज्ञान से क्या हो जाएगा? ज्ञान। तो अनपढ़ से क्या बन जाओगे? अब तुम्हें सोचना है कि तुम्हें क्या पढ़ना है। हिंदी पढ़नी है तो ज्ञानी बनोगे, अंग्रेजी पढ़ोगे तो नहीं। अरे ऐसा तो मजाक में बता रहा मत किसी को, नहीं ये कहेगा अच्छा मास्टर है ये। मैथ पढ़ेगा तो पागल बने ही जाओगे। मैथ वाले बोलते काऊ से नहीं है, अपने आप में रहते मस्त, उन्हें मालूम नहीं कहाँ क्या चल रहा है समाज में। जो पहले के जो ऋषि होते थे, महापुरुष होते थे, वे कंदराओं में चले जाते थे। कंदरा समझते हो? कंदराओं का मतलब होता है ऐसी गुफाएं जहां पर ये शांति का माहौल होता है, कोई आता जाता नहीं, वहां पर ज्ञान की प्राप्ति करते। उतारते रहना जल्दी, न तुम्हें मालूम पड़े ये कहानी चल रही है। हो गया हो तो एक्सरसाइज निकाल लो 10.2, 10.2। आ जाओ लाली 10.2 फिनिश करें। 10.2 निकालो बेटा, बताएं कितने क्वेश्चन बन गए ईमानदारी से? 10 बन गए? तो कमाल कर दिया आप लोगों ने, कमाल कर दिया, शाबाश, हृदय जीत लिया, हृदय जीत लिया। बताना कितने बनाए, 1 से लेके 5 तक बता दो, कोई सा छूट रहा हो। 1 से लेके 5 तक बता दो, कोई छूट रहा हो। 1 से लेके 5 तक बता दो, 1 से लेके 5 तक बताओ, जल्दी से छूट रहा हो कोई। दूसरा, पहला ही बता दो, पहला भी छूट ही रहा है। नहीं जब दूसरा पूछा है तो हमें लगा कि शायद पहला ही पूछा। ए लाली खुशी, पहले ही तो झूठा है, दो पूछ लो। चलिए आ जा दूसरे पे आ। क्या कहता है भाई दूसरा? पढ़ो बाबू। समान परिमाण कहता हूं, परिमाण का मतलब वही है रास्ते की कुल लंबाई पे कार्य करने वाला बल। तेरा कह रहा है हाँ 10.2 का एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन। समान परिमाण वाले दो सदिश लिखिए। पहली बात तो परिमाण का मतलब मापांक से बताए थे हम, तो हमने आपसे बताया था कि अगर दो सदिशों के परिमाण समान है तो उनके मापांक समान होंगे। क्या समान होंगे? मापांक। और कह रहा है, बस इतना ही कह रहा है, तो कोई सदिश मान लो। ठीक है लाला, समान परिमाण के सदिश की बात कर रहा है, उतारना मत, समझना। समान परिमाण के सदिश, तो समान परिमाण के सदिश की बात कर रहा है। तो समान परिमाण के सदिश कोई से मान ले अपनी तरफ से। पहला सदिश मान लेते हैं, इसमें स्केलर अदिश कुछ भी मान सकते हैं। ये 2i अदिश इसके साथ मान लिया, इधर देखो, फिर 5j कैप मान लिए, फिर 3k कैप मान लिए। इसका मापांक कितना आएगा? इसका परिमाण कितना आएगा? इसका परिमाण कितना आएगा? ये अपनी तरफ से माने लेट, तुम कुछ भी मान सकते हो ना। उत्तर मिलाओ पीछे के सर, उत्तर नहीं आ रहा, अपनी तरफ से कुछ भी हो सकता है आंसर। तो परिमाण कितना हो जाएगा? पहले का मापांक अंडर रूट में कितना हो जाएगा? आई कैप के गुणांक का वर्ग, जे कैप के गुणांक का वर्ग, और के कैप के। ये हमने बताया है ये इतना क्यों लेते हैं, मतलब क्यों बताया है ये कभी? ये हमने बताया है कि मापांक ऐसा ही क्यों होता है, सत्यापन कराया है, बताया नहीं।
बताया तो एक बार मुंह से बोलना होता है, सत्यापन कराना ड्राइव होता है, संचालन कराना। कितना हो गया लाली? 38, √38 हो गया। ये आ गया पहले सदिश का परिमाण, मापांक आ गया लाली। अब दूसरा अपनी तरफ से कोई सा भी मान लो, लेकिन ऐसा मानना जो इनके मापांक बराबर कर दे। क्या कर दे? हाँ, माइनस में कोई इशू नहीं। दूसरा सदिश मान लो अपनी तरफ से, भैया हमने मान लिया 5i कैप, माइनस के भी मान सकते हैं, और इसको मान लिया 2j कैप, इसको मान लिया 3k कैप, कोई इशू नहीं है। मापांक निकालो इसका, क्या निकालो? मापांक। परिमाण कितना हो जाएगा लाली? सेकंड सदिश का मापांक कितना हो जाएगा? अंडर में आई कैप के गुणांक का वर्ग -5 का वर्ग -2 का वर्ग 3 का वर्ग। बहुत आसान है। वो इंटर में सबसे जो हार्डेस्ट है वो संबंध फलन है। फिर 5.1 है RHL RHL और RHD LHD, और फिर ये सच्चाई है, फिर प्रायिकता है, तो कुछ भी नहीं है। पचम 25 4 9 38, कितने हो गए? 38। सबको समझ में आ गई? कह रहा दो समान परिमाण के सदिश लिखो। दो सदिशों के परिमाण समान लिख दिए। इसका स्ट्रक्चर बना दे तो कैसे बनाते? ये कहाँ ड्राइव करता? इसका फ्रेम निर्देश बताया था, निर्देश फ्रेम। तो ये निर्देश फ्रेम कैसा बनता है इसका? इसका निर्देश फ्रेम ऐसे ही तो बनेगा, XB प्लस YB प्लस ZB। यहाँ कहीं P पॉइंट रहा होगा, इसे कोऑर्डिनेट रहे होंगे 2 5 और 3, और इसे पोजीशन वेक्टर बना होगा P। कितना बना होगा? 2i प्लस के 5j प्लस के थ्राइस के। इज दैट क्लियर? ये रहा ऑरिजिन, ये क्या रहा होगा? ऑरिजिन। तो ये ऑरिजिन रहा होगा, ये OP रहा होगा। ये इसका निर्देश फ्रेम है, निकाय है, बलों का निकाय है। इसका फ्रेम कैसे बनेगा? निर्देश फ्रेम इसका कैसे बनेगा? इसका फ्रेम कैसे बनेगा? इसका फ्रेम कैसे बनेगा? एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा है, कहाँ की ओर? ऊपर की ओर। तो फाइनली वैसे बनाना नहीं, ऐसे बनाना नहीं। दो सदस्य लिखवा रहा था, लिख ली अपने बात में। उत्तर मत देखते रहना कि हमें दो सदस्य जा रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ भी मान रखते हैं। ठीक है लाला? न मालूम पड़ा सर दो ना आ रहे, तो कैसे आ जाएंगे? कोई भी सदस्य ले लो। तो फाइनली कितना हो जाएगा? एक्स डैश हो जाएगा। वाई डैश है ना, वाई डैश है तो लाला इधर हो जाएगा। फिर क्या है? ये जेड प्लस है, सही रहा? एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, मतलब जेड डैश ना होगा जेड। बना लिए? समझ में आया सबको? इन्हें सवाल, हमारे पास एक बच्चा राहुल पढ़ता था, राहुल, अभी वो CBSE वालों को पढ़ाता है। उसकी विशेषता थी वो एक भी सवाल उतारता नहीं था, कभी उतारता नहीं। इंटर में था, वैसे वो हाई स्कूल से भी पढ़ा है, तो कभी उसने उतारा नहीं, घर पे जाके तुरंत कर लेता। अब महान आत्माएं ऐसी आ गई हैं कि उतारती भी। मैं कोई ये नहीं कर रहा, सब अलग अलग क्षमताएं होती, सबकी क्षमताएं अलग अलग ही तो हैं। चलिए आ गए दोनों सदस्य के बारे में, कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी ना है नहीं को ले। ठीक है लाली? हाँ चलिए, अब 5 तक हो गए, सब क्लियर। तीसरा और रह गया है, तो पहला और बचा हो तो बस। अच्छा एक इनका है, एक इनका, तीसरा करा फिर करा है ना लाला? अभी करा, एक साथ उतारा करो, एक साथ उतारना, पहले देख लो। कंपटीशन हो रहा है उतारने का, विभिन्न आगे नहीं कर रहा, विभिन्न आगे नहीं कर, कंपटीशन चल रहा है, समझ कोई नहीं रहा है। चलिए लाली, मेरा फर्ज है, अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं। लेट करा है, एज्यूम करा है, सपोज करा है, पढ़ो। समान दिशा वाले, ये दिशाओं के बारे में बता ही चुका हूं अभी मैं। जब मैं समान दिशा की बात कर रहा हूं तो एक्स अक्ष का प्लस, इधर भी एक्स अक्ष का प्लस, वाई अक्ष का प्लस, वाई अक्ष का प्लस, बताए थे। जेड अक्ष का प्लस, जेड अक्ष का प्लस, या सभी मानस ले लो, सभी मानस ले लो। समान दिशाओं का मतलब ये है कि जो तल यहाँ है वही तल यहाँ लेना, उसे समान दिशा कहेंगे। समझ में आई कि नहीं आई? तो कॉन्सेप्ट वाले सवाल हैं, आप लोग ये नहीं कर पाते, पढ़ाई अफसोस होता है मुझे। समान दिशाओं वाले देख लो, समान दिशा कौन कौन सी? समान दिशाओं वाले सदिश, समान दिशाओं वाले कौन कौन दिशा लेनी है? एक ही तल लेना है, एक प्लेन लेना है, एक प्लेन लेना है। तो देखो कौन सी दिशा लेनी है। पहली दिशा ले ली हमने, पहले की दिशा ले ली, पहली दिशा ले ली आई कैप, जे कैप, के कैप। ये दिशा ले ली, एक्स भी प्लस है, वाई भी प्लस है, जेड भी प्लस।
ओके लाली। और दूसरे की हमने सदिश ले ली, दिशा ले ली 3i प्लस 5j प्लस के 5k, ठीक है। ये भी दिशाएं समान हैं, इनके परिमाण की बात नहीं कर रहा, मापांक की बात नहीं कर रहा। पहले वाले सवाल में मापांक की बात करता था, इसलिए हमने दोनों के मापांक बराबर करके दिखाए। इसमें कह रहा है ये डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम हो चाहे ना, उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं। इसमें एक्स की प्लस वाई, ये कौन तल है? एक्स वाई जेड तल, एक्स वाई जेड तल का निर्देश प्रेम। ये भी एक्स वाई जेड तल का है निर्देश प्रेम, है तल, बस दोनों की दिशाएं समान है ना। ऐसा नहीं कर सकते वहां एक्स प्लस का ले ले तो वहां एक्स माइनस का, ऐसा नहीं कर सकते। अगर करना ही है माइनस तो वहां भी माइनस कर ले, ठीक है लाली। लेकिन उत्तर मत देखना, हाँ तुम महान पुरुष हो ना, और तो मालूम पड़ेगा सर उत्तर नहीं मिल रहा। उत्तर कैसे मिल जाएगा? समान दिशा में हम कुछ भी ले सकते हैं, आवश्यकता है नहीं। आ जाएं इस बात पे, तो इसको मान सकते एक्स वाई जेड तल है, इसको भी एक्स वाई जेड तल है। अब कौन सा कराना है? हाँ अब एक उनका है, चल ए बी सी डी कोई समान चतुर्भुज है। उधर देखिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज, कल मैं स्ट्रक्चर बना चुका हूं इसका। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। हाँ सिद्ध करो कि रेखाओं, सिद्ध करो के, देखने का प्रयास करना इधर, सिद्ध करो कि रेखाओं ए वेक्टर ए बी, हाँ वेक्टर सी डी, वेक्टर ए सी, सी बी, सी बी डी बी, वेक्टर डी बी, हाँ का परिणामी, हाँ हाँ टू वेक्टर ए बी। वेक्टर हमने कहा था वेक्टर ऊपर लगा होता है, पहले वेक्टर का, वेक्टर ए बी नॉट ए बी वेक्टर। हो सकता है हमसे निकल जाती हो तुमको बात, लेकिन हाँ हमसे भी निकल जाती, लेकिन देखो हम प्रयास तो कर ही सकते हैं कि सही निकले, बेशक गलत कभी एक आध बात ना ध्यान नहीं अलग बात है, लेकिन आप प्रयास करा करो। टू वेक्टर ए बी होगा, क्या होगा? बस इतना ही है। स्थिति सदिश है, चिंता न करो, मैं जिंदाबाद, उसके बारे में सोचो नहीं। पहले समझ लेते हैं एबीसीडी एक समान चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है? कल बता चुका हूं, ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं के दोनों जोड़े समानांतर होते हैं। कल ही सिखाया है, कल सिखाया था, बना लो भाई डायग्राम, कुछ करना नहीं होता है। देखिए हम आपको जब कॉन्सेप्ट सिखा चुके हैं, फिर मुझे लगता नहीं कि कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, कहीं से भी तो आएगा। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम किसी गणित के मोहताज नहीं हो जाते कि नहीं इसी गणित कर पाए, कहीं से तो होगा। देखो ऊपर देखो, एक सदिश कार्य कर रहा है वेक्टर ए से बी की ओर ए बी, एक सदिश कार्य कर रहा है सी से डी की ओर सी डी, एक सदिश कार्य कर रहा है ए सी, देख रहा लाली, ए सी, ए से सी कार्य कर रहा है, एक सदिश कार्य कर रहा है डी बी, डी बी, डी से लेकर बी, यहाँ दिशा का विशेष ध्यान रखना, डी बी को बी डी मत कह देना, ए सी को सी मत कह देना, क्योंकि नाम है इसका सदिश विश्लेषण, सदिश मतलब वो दिशा सहित, समझे ना। ए सी को सी बना के बड़ा खुश, ए सी को सी बना के बड़ा खुश, तो खुश नहीं होना बाबूजी, इधर ही देखना है का परिणामी कितना है इतना। यानी जो बच्चा होशियार है वो ये कह रहा है कि शायद सर आप हमको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ए बी वेक्टर, वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर सी डी प्लस वेक्टर ए सी और प्लस वेक्टर डी बी हो जाता है। यार इंसान ही तो है, इंसानों से गलतियां होती हैं, और ईश्वर थोड़ी गलती होगी कभी, ठीक है। इसका परिणामी कितना सिद्ध करना है? ट्वाइस ए बी। परिणामी का मतलब होता है रिजल्टेंट, आउटपुट। इसका परिणामी कितना सिद्ध करना है? ट्वाइस ए बी। कुछ करना नहीं, मैंने आपको बल त्रिभुज का नियम सिखाई दिया है, मैं दावा करता हूँ बहुत आसान था, हल्का एफर्ट नहीं डाले, हल्का प्रयास ना करे तो क्वेश्चन को निपटा लेते। देखो कैसे निपटाएंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। सबसे पहले देखने का प्रयास करें, बल त्रिभुज का नियम लगाते हैं जहां त्रिभुज बनते हैं, लेकिन उसके भी कुछ क्राइटेरिया है, लिमिटेशंस है। वो क्राइटेरिया क्या है कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं पर क्रमागत हमारे सदिश कार्य करने चाहिए। अब ढूंढना पड़ेगा कहां कहां क्रमागत सदिश कार्य कर रहे हैं, देखो जल्दी से। और जो बच्चा होशियार है वो अपने आप समझ रहा है कि हमें ए बी लाना है, ए बी है परिणामी, परिणामी ए बी तो है, तो ए बी के साथ कोई हम मतलब छेड़खानी नहीं करेंगे, ए बी को ए बी रहने देंगे, ए बी तो लाना ही हमें उत्तर में, इनके साथ छेड़खानी करनी है।
CD के साथ करनी है, AC के साथ करनी है, DB के साथ करनी है, ऐसे ही है। तो बताओ, और पूरी एक्टिंग हमारी ऐसी रहेगी कि हर बार में आंसर में AB आए, क्योंकि हमें AB ही बनाना। हमें क्या बनाना है लाला? AB। तो पहले समझ लेते हैं, पहले कौन कौन ट्राइंगल में ले लें, पहले कौन कौन ट्राइंगल में लें। जो बच्चा समझदार है वो साइज समझने का प्रयास करे। देखो, एक तो ये ट्राइंगल बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है, और इसमें दो सदिश क्रमागत रूप से काम कर रहे हैं। देखो, एक तो AC काम कर रहा है, एक CD काम कर रहा है। AC CD काम कर रहा है, लगातार काम नहीं कर रहा। AC CD काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो बेटा हम इसे कह सकते हैं कि वेक्टर AC और प्लस CD वेक्टर बराबर DA हो जाएगा। नहीं इस बगल पड़ रही। अरे बल त्रिभुज का नियम अभी 1 मिनट पहले ये बताने का प्रयास करा है कि एक त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं पर दो सदिश कार्य करते हैं तो उनका परिणामी उसी बिंदु से होकर जाता है जहां से पहला सदिश बनना प्रारंभ हुआ था। वही डायरेक्शन रहती है जहां से पहले सदिश की वो डायरेक्शन रही होती है। तो देख लो लाला, इसकी दिशा कितनी है? A से C। इसकी दिशा कितनी है? C से D। तो इसकी दिशा कितनी होगी? इससे होगी कि यहां से होगी? AD होगी। वेरी गुड। तो कितनी होगी? AD होगी। तो आ जाए लाला, कौन से ट्राइंगल में? कौन से ट्राइंगल में? ACD। ट्राइंगल ACD में बल त्रिभुज के नियम से। कौन त्रिभुज के नियम से? बल त्रिभुज के नियम से। इसको सदिश योग भी कहते हैं, सदिश योग से। दोनों बातें एक ही। वेक्टर एडिशन से बोलते हैं, वेक्टर एडिशन। ओके, तो आ जाओ, बल त्रिभुज का नियम बोलता क्या है? वेक्टर AC प्लस वेक्टर CD। आनंद आ रहा है? और परिणामी कहां से जाएगा? AC। वही सर से सिर। तो फाइनली इसका परिणामी हो जाएगा वेक्टर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? कोई समस्या हो तो बता दो। अब जो बच्चा होशियार है वो समझ चुका है, इतने की जगह लाला हम क्या रख देंगे? AD रख। सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ले लेंगे। तो इसके स्थान पे हम क्या रखने वाले हैं? AD रखने वाले हैं। तो टेकिंग LHS। कितना LHS है? वेक्टर AB। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ बहुत आसान है, गणित कुछ है नहीं, लेकिन तरीके से जो करीने से व्यवस्था से कराएगा गणित इतना आसान है। मैं स्टाम्प पर लिख कर कह रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि अपनी कुछ तारीफ कर रहा हूँ सुबह सुबह। हकीकत यही है, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीका होना चाहिए, एक क्रमबद्धता होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आज आना आए कल चले आए, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला किसी का भी। मैं और कहीं चल सकता है, मेरे यहाँ नहीं चले, क्योंकि मैं हर चीज कॉन्सिक्यूटिव करता हूँ, मैं क्रमागत बताने का प्रयास करता हूँ। ऊपर देखा, AC धन CD के स्थान पे AD रख दूं AD यहाँ पर, कि एक बार ऐसे कैरी करूं, मतलब उतारूं एक बार, डायरेक्ट रख दे रहा हूं। तो यहाँ मैंने AD वेक्टर AD हो जाता है। भूले इंसान ही तो है, इंसानों से गलती और किन से होगी? और किसी से होगी नहीं। समझ में आ गई? DB हो गया। अब एक बच्चा कह रहा है अब फिर कुछ स्ट्रक्चर बनना है, ये स्ट्रक्चर के बारे में फिर सोच। तो बता, अब बताएं, AD धन DB, AD धन DB, AD आ गया A से लेके D दिशा, और DB कहाँ है लाला? यही तो है। अब जो बच्चा होशियार है वो फिर समझ रहा है, अरे सर जी हम तो ये त्रिभुज ले लेंगे, ये वाला हम ये त्रिभुज ले लेंगे, क्योंकि हमने भांप लिया कि एक त्रिभुज में दो सदिश को एक ही दिशा है। देखो, ये दिशा और ये दिशा, ये क्रमबद्धता है। बताए थे क्रमबद्धता है। तो परिणामी कहां से जाएगा? इसी से। कहां से कहां? ऐसे करके जाएगा, नहीं जाएगा। तो कौन ट्राइंगल में? ऐसे थोड़े, ऐसे कोई पूछ नहीं सकता किसी को। एक आध चैप्टर से कोई पूछेगा तो पूछ नहीं सकता है। अभी देखना प्रायिकता तक तो बिल्कुल मेरी फोटो ले जाओ। अब एकदम नहीं कह सकते ना, एकदम कैसे कह दें? अरे देखो अभी आ गई। देखिए, किसी चीज को जब शुरुआत कर दे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता, संघर्ष करना पड़ता है। कोई बिजनेस हुआ, अब मान लो साइकिल पंचर की दुकान खोलेंगे, तो पहले दिन हो सकता है एक आध पंचर मतलब ऐड करवाने जुड़वाने कोई आए, लेकिन वो समय के साथ इंप्रूव होता रहेगा। फिर हमने साइकिल पंचर ही खोली, तो हो सकता है मोटरसाइकिल पंचर ही खोलने, फिर हो सकता है कार पंचर ही खोलने, फिर हो सकता है हम शोरूम ही खोल सकते, नहीं खोल सकते। तो संभावनाओं के बारे में किसी ने कभी जाना नहीं है। अब तो उसे संघर्ष के बारे में बात करोगे। अब हमने पहले अदिश राशियां लिखाई थी, तो उस दौरान चीजें नहीं समझ में आई थी, क्योंकि पहला दिन था। अब अदिश भी समझ गए, सदिश भी समझ गए, योग भी समझ गए, वेक्टर नियम भी समझ गए, सब कुछ सीख तो रहे। तो लेकिन वही है कि यहाँ क्रमबद्धता हो, धीरे धीरे आ जाओ। तो कौन त्रिभुज लेने वाली? ADB ट्राइंगल। अलग लिख दूं? अलग यहाँ पे अलग लिख लूं? ट्राइंगल ADB में फिर काय से योग से? कह रहा सदिश योग से। और मैं दावा करता हूं ये तो बहुत आसान है,
अभी देखना, अरे दुनिया के गणित की बात करता हूं मैं, क्यों? क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्चुअल पढ़ते हैं, टेस्ट पढ़ेंगे तो ओके। हाँ, इससे हमें लगता है, देखिए कॉन्सेप्ट का इंसिक्यूटिव साइड कौन कौन सी है? एडी है और डीबी है, तो वेक्टर एडी, अब नहीं बोलूंगा तुम चेक कर बताऊंगा, हाँ वेक्टर डीबी और बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर एडी। परिणामी उसी बिंदु से प्रारंभ होगा जहां से पहला सदिश बनना प्रारंभ हुआ है, तो फाइनली कितना हो जाएगा? वेक्टर ए। तो क्या लाली हम एडी धन डीबी के स्थान पे ए भी रख सकते हैं? रख दे रहे हैं इसकी जगह। कितना था? एक लाइन का सवाल था, मात्र एक लाइन का। एक ए बी वैक्टर, एक ए बी वैक्टर, आतंकवादी आ चुके हैं नीचे। ये नीचे एक भी मिनट एक्स्ट्रा होने देते हैं। 10 हो गई, चलो माफी चाहते, समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि वेक्टर के और द्वार खुल रहे हैं धीरे धीरे, अभी और खुलेंगे। अभी हम आपको वेक्टर के नियम और लिखाने वाले हैं। वेक्टर जो होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, ए बी को बी ए नहीं लिख सकते, वहां हमें ये देखना है, ए प्लस बी को बी प्लस ए तो लिख सकते हैं, इनटू पे काम नहीं करता। क्यों नहीं काम करता, ये आगे जाके सीखें, ठीक है? फिर हम आपको सैचर नियम कराएंगे, एसोसिएटिव लॉ कराएंगे, फिर हम आपको कॉन्सिक्यूटिव लॉ बताएंगे, बहुत सारे लॉ हैं, जाके सीखेंगे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आज क्लास को बाइंड करते, अगली मुलाकात इसी समय में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम।